नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से भी है, क्योंकि वहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 25 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, यानी कि सिर्फ 24 घंटे हम कह सकते हैं कि बचे हुए हैं। और बात महाराष्ट्र की भी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह की खबरें चाहे महायुति से हो या महाविकास आघाड़ी से हो वो आ रही हैं, उसके बारे में आप तक बात करना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश की इसलिए करना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वो इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं देना चाहते हैं, कम सीटें देना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए, हरियाणा की हार के बाद अखिलेश यादव ने अब अपने आंखें जो हैं वो तरा ली हैं, और अब वो कांग्रेस को दरअसल आंखें दिखा रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी लगभग वो यही करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने देर रात एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के उन अरमानों पर पानी फेर दिया जहां पर वो ये खबरें एक तरह से चलवाते कि देखिए 2 सीटें दी हैं, 3 सीटें दी हैं कांग्रेस को, कांग्रेस तो 6-7 मांग रही थी, कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जिस तरह का लगातार हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है, वो चाहे यूपी के 2 लड़के हमने देखा जब लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके अलावा भी लगातार अलग अलग चुनाव के दौरान, और उसके साथ साथ अलग अलग होते हुए कार्यक्रमों के दौरान, जैसे ही ये दोनों लड़के साथ में आते हैं यूपी के, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना आ जाता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बताया कि हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है, और साइकिल के निशान पर ही 9 में से 9 सीटों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपसी सहमति से एक तरह से एक के बाद तय की गई है कि आने वाले उपचुनाव में जो कि 9 सीटों पर होने जा रहा है, उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा कि बात सीटों की नहीं है, बात जीत की है। और ये कहते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। इससे पहले मैं उस ट्वीट के बारे में, और उसके बाद जो उन्होंने एक और ट्वीट किया है राहुल गांधी के साथ तस्वीर उनकी है और ट्वीट किया है, उसके बारे में बताऊं मैं, आप सुनिए। कांग्रेस, यूपी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई इस पूरी स्थिति पर पूरी तरीके से रोशनी डालने के लिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का, और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आपसी मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि साइकिल के निशान पर ही संयुक्त तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। और अब से कुछ घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी के साथ वो हाथों में हाथ मजबूती से पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट अगर मैं टीम से कहूंगी कि वो दिखा सके, और उसमें अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो ये कहते हुए ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, और अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि अब हम मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी आप ये देखिए कि किस तरह से
18 सीटें लगभग गठबंधन के लिए छोड़ी गई हैं। गठबंधन यानी कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, उसके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, 18 सीटें उनके लिए छोड़ दी गई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो ये लड़ाई एनडीए की सीटों के बंटवारे की दिल्ली तक पहुंच गई है। आपको पता ही है कि दिल्ली में दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, उसके साथ साथ संजय निषाद भी दिल्ली में थे और वो लगातार 2 सीटें मांग रहे हैं कि 2 सीटें उनको दी जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक भी सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। 7 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, 2 सीटें अभी छोड़ी हुई हैं, 2 में से एक बताया जा रहा है कि मीरापुर की जो सीट है उस पर आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी का कोई कैंडिडेट वहां से उतरेगा। हालांकि अभी तक भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त है जयंत के पास, लेकिन अभी तक कौन वहां से चुनाव लड़ेगा ये घोषणा नहीं की गई है। और फिर बचती है एक सीट। संजय निषाद पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और उनकी कोशिश यह है कि उन्हें ये एक सीट मिल जाए, क्योंकि मांग तो वो 2 सीट रहे थे। अनुप्रिया पटेल ने भी दावा किया था कि उनको भी एक सीट दी जाए। अब आप ये देखिए कि 9 सीटें हैं, 10 पे होना था, लेकिन मिल्कीपुर की सीट पर नहीं कराया गया चुनाव, और उन 9 सीटों पर किस तरह का सरपुटवल देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि उसको ये लगता है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जो फजीहत उनकी हुई, जो योगी आदित्यनाथ की फजीहत हुई, यहाँ तक कि अयोध्या तक हार गए, ये उनके पास गोल्डन चांस है अपनी उस फजीहत को दूर करने का। और इसीलिए इन्हें तो सिर्फ 9 सीटें हैं उपचुनाव, लेकिन पूरी ताकत उन्होंने झोंकी हुई है। और पूरी ताकत किस तरह से झोंकी हुई है, वो जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है, और कैसे बीजेपी उसमें संलिप्त थी, इस तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग अखबारों और पोर्टल्स के जरिए सामने आई हैं, उससे आप समझ सकते हो। ये बात भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी कांग्रेस की तरफ से की गई, उसमें भी इन बातों को कहा गया कि कैसे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनको लेकर जहर फैलाया जा रहा है। ये बात भी आज कही गई, और ये पूरी की पूरी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल देर शाम हम कह सकते हैं कि 85-85-85 का फॉर्मूला, यानी कि शरद पवार की पार्टी 85 पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी 85 पर और कांग्रेस 85-85 सीटों पर, ये तीनों ही अभी तक इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। 15 सीटों पर अभी भी कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक तस्वीर साफ कर दी जाएगी। और 18 सीटें छोड़ी गई हैं, जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं छोटी, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी उसके लिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ना सिर्फ बड़ा दिल दरिया दिली दिखाई है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए, क्योंकि मकसद बड़ा है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी ये देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि लड़ाई देश की है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। वहीं एक और खबर बताना आपको बेहद जरूरी है, जो कि शरद पवार से जुड़ी हुई है। आपको ये पता ही है कि शरद पवार की एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं, एक अजीत पवार, एक दूसरी शरद पवार की पार्टी जो है वो बन गई है। और जो उनका सिंबल था एनसीपी का, जो रियल एक्चुअल सिंबल था घड़ी, वो शरद पवार को न देकर वो अजीत पवार को दे दिया गया था। इसको लेकर शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया उनकी पार्टी ने, और ये कहा गया कि अजीत पवार को ये घड़ी का सिंबल ना दिया जाए। लेकिन आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, यानी कि घड़ी का सिंबल अजीत पवार के पास ही रहेगा, और शरद पवार के पास वही तुरी जो उनको सिंबल दिया गया था वही उनके पास रहेगा। लोकसभा में शिकायत की गई शरद पवार की तरफ से कि इंडिपेंडेंट को भी उस तरह का एक सिंबल दिया गया था, जिसकी वजह से उनको एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ और उनको खासा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ। इससे पहले आपको याद होगा संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने अहम सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उस तरह के इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आंखों पे बिल्कुल ही पट्टी बांध ली है, और जो जिस तरह से इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और फिर आप शरद पवार की पार्टी से वो उनका चिन्ह जो छीन लिया गया है और अजीत पवार को असली एनसीपी बना दिया गया है, इसको आप इन दोनों को कनेक्ट कर आप देख सकते हैं कि जहां से आखिरी इंसाफ की उम्मीद होती है, वहां से भी किस तरह से इंसाफ
मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा सोचने और देखने की बात है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के इस चाल में पूरी तरीके से बीजेपी फंस गई है और महाराष्ट्र में क्या पूरी तरीके से गुत्थी सुलझ गई है। शरद पवार को जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर देखने के लिए मिल सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम है, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ जम्मू आनंद जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। जम्मू आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में डॉक्टर सुनीलम आपसे करना चाहूं, क्योंकि बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की लड़ाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आ पहुंची है। दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, जेपी नड्डा ने मीटिंग ली। सिर्फ 9 ही सीटें हैं और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी तो इतनी पावरफुल है कि उनके सामने तो जो छोटे दल हैं वो मुंह तक भी नहीं खोल पाते। लेकिन संजय निषाद जो है वो बजिद हैं कि उनको एक सीट हर हालत में दी जाए और दिल्ली में उन्होंने डेरा डाला। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है, जिस अब साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जो है लड़ा जाएगा और इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगा और राहुल गांधी भी रैली करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं भदोई चुनाव की। लोकसभा में जो भदोई चुनाव हुआ, वो चुनाव केवल और केवल इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया क्योंकि वहां पर टीएमसी का जो फूल होते हैं वो इस्तेमाल किया गया। वहां के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग जानते नहीं थे, है ना। वहां के लोग जो है जानते हैं, साइकिल को जानते हैं या अन्य पार्टियों को जानते हैं, लेकिन ये पार्टी क्योंकि जो है यहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की थी, वहां पर रूलिंग पार्टी है, लेकिन यहाँ पर उसका चुनाव चिन्ह पॉपुलर नहीं है, इसलिए वहां पर हार गए। नहीं तो हारने का कोई सवाल नहीं था, त्रिपाठी जी जीत के आने वाले थे। मुझे लगता है कि इस तरीके का ये सबक है, हरियाणा से भी बहुत बड़ा सबक मिला है और इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है किया गया है और ये पॉजिटिव साइन है। इंडिया गठबंधन के भीतर नेताओं की केमिस्ट्री अगर इस तरीके की बन रही है तो मुझे लगता है कि ये अगर बन गई होती, बार बार हम इस बात को कहते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर अगर ये केमिस्ट्री बन गई होती तो शायद जो भी कुछ हुआ मध्य प्रदेश के अंदर वो नहीं होता। यहाँ पर अगर एक प्रॉपर अलायंस हो जाता, मैंने बहुत प्लीड किया था कि कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जो आप केवल 15 सीटें, अगर आप यहाँ के जितने अपोजिशन के लोग थे सब मिलाकर के 15 चाह रहे थे, 230 में से उन्हें 15 दे दोगे तो 40 वापस आप ले लोगे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन तब वो शायद केमिस्ट्री नहीं थी, है ना। तब जो है हमारे यहाँ पर कमलनाथ जी पूछते थे कि अखिलेश वखिलेश, इस टाइप का सब चलता था। ऐसा भी एक दौर था जब आपको मालूम है कि अजय राय किस तरीके की टिप्पणी करते थे, जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन चीजें आगे बढ़ी हैं, रियलाइजेशन आगे बढ़ा है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी बोल रहे थे, असल बात यह है, लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि अगर इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो आपको अपने जो ईगोज हैं या आपकी जो अपनी पार्टी है ना, उसके को लेकर के भी कंप्रोमाइजेस करने का काम करना पड़ेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक है और इस सकारात्मक का असर भी पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल बहुत साफ साफ कहता हूं आपको कि अगर यहाँ पर इस तरीके की स्थिति नहीं हुई होती तो फिर महाराष्ट्र में इसका जरूर असर पड़ने वाला था। और अब ये बहुत अच्छा हुआ, महाविकास अघाड़ी के अंदर बाकी किसी को शामिल नहीं कर रहे थे। हम लोग बहुत समय से, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत समय से प्लीड कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर कि भाई महाविकास अघाड़ी बहुत ताकतवर है, जीत सकती है, जीतेगी, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट को और समाजवादियों को आप शामिल करो। आप जो पार्टी है पुरानी क्षेत्रकारी ना कामगार पार्टी, उसको शामिल करो। अब अच्छा है उन्होंने शामिल कर लिया है, उनके लिए 18 सीटें छोड़ दी हैं। तो मेरे को ये कहना ये है कि केमिस्ट्री जो है वो बदल रही है, एक अच्छा एक किस्म का आपस का विश्वास का रिश्ता बन रहा है और ये बहुत दूर तक जाने वाला है ना। देखिए मैं मतलब ये याद करने, बुरी बातें भी कुछ चीजों को याद करना चाहिए। 3 बार सरकारें बनी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 बार सरकारें बनी और एक बार सरकार 77 में बनी, 89 में बनी, 96 के अंदर बनी। ये सब जो सरकारें बनी,
इसके अंदर जो सरकार चली गई उसके अंदर किनकी प्रमुख भूमिका थी, है ना? उन्हीं लोगों की प्रमुख भूमिका थी जो आज इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, लेकिन आज साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत आगे गए हैं। मतलब हम 77 कहां पर नॉन कांग्रेसिज्म वाले जो लोग थे, है ना, सोशलिस्ट लोग थे, वो आज जाकर के नॉन बीजेपी वाला जो वहां तक अगर हम पहुंचे हैं तो बहुत लंबा रास्ता तय किया है। और इस रास्ते के अंदर जो है बहुत कुछ इस देश ने खोया भी है, और जो कुछ खोया है वो है कि हमारे देश के अंदर जो एक अमन चैन था, एक सांप्रदायिक सद्भाव था, इस देश का जो ताना बाना जिसे गंगा जमनी तहसीब थी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टियां हैं, है ना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी 1934 में, मैं कल था, मैं वहां पर कोचीन में था, और कोचीन के अंदर वहां पर 17 अलग अलग सोशलिस्टों के ग्रुप सब लोग मिलकर के इकट्ठे हुए, और 90 साल समाजवादी आंदोलन के हुए। तो 90 साल किसके हुए? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हुए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसमें थी? कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, और जो बाद में जाकर के 1948 के अंदर अलग हुई। तो हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। मेरा मतलब है कि बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत कड़वे अनुभव भी हैं, लेकिन अब अगर आपको देश को बचाना है तो इन सब चीजों से आगे निकलना पड़ेगा। और दोनों नेता, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव, ये दोनों उससे बाहर आ रहे हैं, अपना जिसे कहा जाए कि पास्ट का जो बर्डन है उससे आगे निकल रहे हैं। तो इसका मुझे लगता है कि इस चुनाव में आप अगर ये साफ हो जाता है कि आप देखिए आज ही के आप मतलब आज के केवल आप चैनल दे, मतलब हम लोग जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, तो उसके अंदर आप चैनल पे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना? ये बहराइच के मामले के अंदर भी आप देख लिए, कभी योगेश वर्मा जी वाला आप जो है वो आप देख लीजिए। तो ये सब जो स्थिति है, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश बदलाव के कगार पर खड़ा हुआ है। और हम लोग ये मानते हैं कि भाई अगर मतलब कुल मिलाकर के 42 सीटें अगर आई हैं, मतलब इंडिया गठबंधन की लोकसभा के अंदर, तो बहुत कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, तभी तो उन्होंने इस तरीके की सीटें देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और जनता के लिए जो है नतीजे भी इसके मतलब जो नतीजे अब आएंगे वो भी जी बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स है, और मेहनत भी इस बार काफी ज्यादा हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में आपको मालूम डॉक्टर है सुनीलम, कांग्रेस इसमें पार्टी को एक सवाल मैं ऐड करना 120 चाह रही सीटें दी थी। थी, 120 जी सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के अंदर, और उनका जी स्ट्राइक रेट बहुत कम था। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जो है उनके जो कैंडिडेट्स थे हार गए। ऐसा एक बार बिहार में भी हुआ, बिहार के अंदर भी तेजस्वी जी ने काफी ज्यादा सीट दी और वो हार गए। मेरे को ऐसा लगता है कि अब अपने पुराना जो पूरा इतिहास है उससे कांग्रेस ने भी सीखा है, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, या जो अन्य लोग हैं, वो भी सीखने का काम कर रहे हैं। तो सीख के ही आगे बढ़ना ये अच्छा है कि अपना दिमाग खुला हुआ है, कोई जी जैसे कहते आपके हैं पास कि मैं लौट रही हूँ, एक और पूर्वाग्रह नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर को लेकर कि ये जीत और हार होती है तो आगे क्या होने जा रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जम्मू आनंद जी, शरद पवार की पार्टी को लेकर जो शायद उन्हें लग रहा था कि शायद आखिरी वक्त में उन्हें कोई उम्मीद थी कि हो सकता है कि चुनाव चिन्ह जो है गढ़ी वो अजीत पवार को ना दिया जाए अगर उनको भी ना मिले तो, लेकिन एज यूजुअल जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उन फैसलों में अजीत पवार को एक तरह से हम कह सकते हैं जीत मिली है और शरद पवार को झटका मिला है। और दूसरा 85-85 का फॉर्मूला जो अभी सेट होता हुआ नजर आ रहा है, 15 सीटों पर अभी भी लग रहा है बात अटकी हुई है, 18 सीटें छोड़ दी गई हैं। दो सवाल मेरे, क्या कांग्रेस ने इसमें बड़ा दिल दिखा रहे हैं कांग्रेस, और 18 सीटें छोड़ देना क्या आपको लग रहा है कि ये जो थोड़े से भी कोई लूप होल्स थे उनको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी दिखाने की कि इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी एक साथ है, एकजुट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपनी सीटें अलग से डिक्लेयर की, अजीत पवार ने अलग से डिक्लेयर की और शिंदे ने अलग से डिक्लेयर कर दी और अभी भी कुछ सेट नहीं हो पा रहा है जो बची हुई सीटें हैं उसमें।
और दूसरा, शरद पवार को क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा में नुकसान हुआ था, लोगों को कंफ्यूजन हुआ था चुनाव चिन्ह की वजह से। नमस्कार। आपने दो सवाल रखे हैं। पहली बात तो मैं ये मान के चलता हूँ कि देश जिस राजनीतिक मोड़ से गुजर रहा है या हालात से गुजर रहा है, और 2014 के बाद उसमें जो बुनियादी जो परिवर्तन आया है, मैं बुनियादी परिवर्तन इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला जो पार्टी देश के आज़ादी के आंदोलन में सहभागी नहीं थी, अंग्रेजों के साथ थी, और जिस पार्टी को 1950 में जो देश ने संविधान लागू किया, वो संविधान भी उसको मंजूर नहीं थी। और तीसरा, कि जिस पार्टी का सपना ही है कि इस देश को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना है, धर्म की पहचान के आधार पर एक स्टेट बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो एक ऐसी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिल गया तो देश की पूरी राजनीति और देश का पूरा समाज का मिजाज एकदम बदल गया। और 10 ही साल में हमने देखा है कि देश कितना खोया है और देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती निर्माण हुई है। किस तरीके से पिछले 60-70 साल के डेमोक्रेटिक पॉलिटी के चलते जो हमने सेकुलर इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, वो सारे इंस्टीट्यूट्स एक के बाद एक ध्वस्त कर दिए गए, और जो एक पूरी सिस्टम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में चलने वाला जो हमारा देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म की ऐसी तैसी कर दी गई। और यहाँ तक के कि आखिरी की जो उम्मीद जिसको कहते हैं, जो आम आदमी करता है, वो है न्याय व्यवस्था। कि भाई अगर सरकारें नहीं सुन रही हो, प्रशासन नहीं सुन रहा हो, आम आदमी एक व्यक्ति इतनी बड़ी ताकत के सामने बहुत बलहीन हो जाता है, उसकी आवाज़ या उसकी आवाज़ को अगर कोई सुन सकता है, तो इस देश के संविधान ने वो जिम्मेदारी न्याय व्यवस्था पे दिया। जब उसने प्रभावित कर दिया, और इस कदर प्रभावित किया है कि 4 दिन पहले स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने मूल गांव में जाने के बाद, मतलब एक ऐसा न्यायाधीश चंद्रचूड़ जिनको इंटेलेक्चुअल न्यायाधीश माना जाता है, सिर्फ न्यायाधीश नहीं, उस इलाके के वो इंटेलेक्चुअल है, अकाडमिया है। अब ऐसा आदमी खुलेआम इस बात को कन्फेस कर रहा हो कि भाई मुझे राम जन्मभूमि मसले पर जब रास्ता नहीं दिख रहा था, या मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बीइंग अ सिटिंग जज वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने फिर भगवान से मांगा ताकत, और भगवान ने जो मुझे कहा वो कहे अनुसार मैंने लिखा। मतलब, और वो चंद्रचूड़ साहब जो एक दिन पहले वो जस्टिका का जो पुतला है, उस पुतले के आंखों से पट्टी निकलवाते हैं और तलवार के जगह कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। देखिए 24 घंटे नहीं बीते, उसी आदमी ने, उसी व्यक्ति ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी कर डाला। तो ये जो पूरा एक माहौल है देश के अंदर, मैं सुनीलन जी से सहमत हूँ कि 77 के बाद से लेके इतने साल में बहुत कुछ सबने सीखा है, और ये जो फांसीवादी ताकतें हैं जिनको पहली लेजिटिमेसी देश के पैमाने की वही 76, 77, 78 की लेजिटिमेसी है, और उसके चलते जी। आज जो एक नया सबने सीखा है, तो आज की परिस्थिति एकदम अलग है। और ये परिस्थिति सिर्फ सीटों के तालमेल की नहीं है। देखिए अब तो माहौल ये है कि आप बस्तियों को चिन्हांकित कर लो अल्पसंख्यकों के, और एक ऐसा योजना बना लो कि पूरा प्रशासन आपके साथ रहेगा, और घर घर में घुस जाओ, घरों को तोड़ दो। ये जो भारतीय फासिज्म
का जो एक चेहरा ऑपरेट होने लगा है, जो खूंखार चेहरा है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये तो ठीक है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, सोशल मीडिया के युग है, हर आदमी वीडियो कहीं ना कहीं से बना लेता है तो बातें सामने आ जाती। ये एक कितनी बड़ी बात सामने आई कि बहरीच में 2 घंटा पुलिस प्रशासन ने उस झुंड को दे दिया कि आपको जितना जो करना कर लीजिए। मतलब इतनी सारी प्लानिंग चल रही है। तो समाज और देश जब इस मोड़ पे आके खड़ा है तो इस चुनौती को महज सीटों के तालमेल तक हम छोटा बौना नहीं बना सकते। आज देश में जो चर्निंग चल रही है कि अल्टीमेटली स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों से जिस प्रकार के भारत का निर्माण करना था और उस स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी प्रक्रिया से जो संविधान निकल के आया उस भट्टी से, जिसने मतलब अनोखा संविधान इसलिए है कि चार विद्वानों ने इस देश के संविधान को देश को नहीं दिया है। ये संविधान को लोगों ने ही, वी द पीपुल ने ही स्वीकृत किया है, प्रदान किया है। ये लोगों का संविधान है। द ओनरशिप ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब ये अद्भुत बात है। और आज वो जिसमें सेक्युलरिज्म की बात, जिसमें डेमोक्रेसी की बात, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात एंड सोशल जस्टिस, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस पे खड़ा हुआ जो भारत है, वो 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि उसके क्या हाल हो रहे हैं। सो इसके लिए वो जो पूरी जनरेशन है 1990, मैं रेखांकित करना चाहता हूँ बुशरा जी। 1990 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है देश के अंदर जब सरकार ने ये फैसला किया कि हम राज्य के कैरेक्टर को, थियोक्रेटिक तो नहीं, लेकिन जो सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर या स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसको हम विड्रॉ करेंगे। लोगों के लिए स्टेट जिम्मेदार नहीं होगा। लोगों की उन्नति, चाहे शिक्षा हो, आरोग्य हो, रोजगार हो, विकास हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, ये करने का काम बाजार को दे देंगे और सौंप दिया गया। और वो जो जनरेशन 90 में पैदा हुआ, दोनों की उम्र एक साथ बढ़ी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जितनी उम्र हुई उतना ही वो बच्चा जो 90 में पैदा हुआ वो हुआ। तो ये जो जनरेशन है 30 साल वाला, 30-35 साल वाला, इसको इस देश की कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल रूट्स जो है उससे कट गए। वो एक बाजार के चमक दमक की जो दुनिया है, उस दुनिया के वैल्यू के साथ वो 35 साल का एक पूरा जनरेशन आया है। और ये जनरेशन जो सामाजिक रूप से अपने आप को एंगेज नहीं करना चाह रहा, और ऐसे स्थिति में जब ऊपर में एक फांसीवादी ताकतों ने सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया हो और नीचे एक ऐसा तबका, एक जनरेशन जिसके रूट्स ना हो, ये प्रॉपर मौका था, समय था। मुझे लगता है कि वो जो डिस्कशन राहुल गांधी ने जो करवाने शुरू की कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ किस पर बात करें, पार्टियां छोटी हो गई, तो वो जो आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, हमको याद है कि जब हम छोटे स्कूलों में पढ़ते थे तब हमारे को एक एसे राइटिंग होता था। वो एसे राइटिंग ये होता था कि आपके सपनों का शहर, आपके सपनों का गांव, आपके सपनों का बस्ती। तो बच्चे वो सपनों की जो एक छोटा सा निबंध लिखते थे ना, उसमें वो ये कंसीव करते थे कि मेरी बस्ती कैसी होगी, मेरा शहर कैसा होगा, मेरा देश कैसा होगा। तो वो जो इम्पल्स है ना कि 140 करोड़ लोग का देश में जब ये पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है, तो फिर इसको कैसे जोड़े? क्योंकि विचार और सपनों के सिवा लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता, एक जगह लाया जा सकता कि जहां पर आप चर्चा करें, बातचीत करें और लोगों के अंदर उन भावनाओं को जगाए। तो आइडिया ऑफ इंडिया
ये जो ट्रिगर पॉइंट रहा है, और उसी के इर्द गिर्द 2014 का 24 का जो चुनाव हुआ, उसके जो मुख्य बिंदु जो रहे, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द डेमोक्रेसी एंड सेव द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, ये तीन जो बातें रही है, और ये महज 24 के चुनाव तक नहीं है। ये बात अलग है कि इंडिया अलायंस ने जब घोषणा की थी कि ये इंडिया अलायंस लोकसभा तक के लिए मर्यादित है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता मान के चल रहे थे कि ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। इंडिया अलायंस, ये एक अलायंस सिर्फ चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं है, बल्कि इस देश को आज जिस अवस्था में फंस गया है ये भारतीय समाज, इसमें से बाहर निकलने का वो एक रास्ता है, मजबूत रास्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो थोड़ा सा डिरेलमेंट आया कि इंडिया अलायंस को और मजबूती देना या नहीं देना, मुझे लगता है कि हरियाणा हैज गॉट अ गुड लेसन, और उस लेसन में से ये जो सामने आया कि यूपी में अगर कांग्रेस को लगा कि ठीक है भाई, अपना ही एक सहयोगी दल लड़ रहा है, काहे ले 2-4 सीटों को लेके पूरे देश के स्तर पे चर्चा कराएं, तो उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, हम मदद करेंगे। क्योंकि अब ये जो आइडिया ऑफ इंडिया के सेंटर में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और भारतीय समाज जो एक नई अवस्था में जाना चाहता है, इस प्रोसेस को मजबूती देना, टिकाए रखना और आगे बढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी एक बड़ी पार्टी होने के नाते, और एक ऐसी पार्टी जो प्री इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो बनी थी, जो एक पूरी जो मतलब जिसको क्या कहेंगे कि एक फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसकी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि उसे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत आगे की सोच रखते हुए उनके कदमों को बढ़ानी पड़ेगी। और इस वक्त उन तमाम ताकतों को, जो लेफ्ट हो, लिबरल हो, प्रोग्रेसिव हो, सेकुलर हो, उन सब को एक जगह लाकर, इट इज नॉट जस्ट अ फाइट अगेंस्ट बीजेपी, it is basically a fight against fascism. It is a fight against all those forces, those who want to see that the constitution of this country, which is penned under the architectship of Ambedkar, is not burned. और ये जो ढकोसलापना चल रहा है ना, खास करके जुडिशरी के जस्टिस इस तरीके से कर रहे हैं, एक तरफ वो ये भी आवाज दिलाना चाह रहे हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर एंड द कस्टोडियंस एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे तरफ ब्रेजनली वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी तैसी करने में लगे हैं। एंड द फाइनेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट द चंद्रचूड़। तो ऐसे पूरी परिस्थिति में रोल ऑफ द कांग्रेस इज वेरी वाइटल एंड की, और ये सारी जो चर्निंग है, इस चर्निंग को हम सीटों छोटा नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते। ओके, तो मकसद इतना बड़ा है कि सबको छोटा नहीं किया जा सकता। और अभी जब आप ये बात कह रहे हैं, हमारे एक मेंबर हैं सौरभ, उन्होंने लिखा है कि आई एम 31 एंड आई एम अगेंस्ट मोदीज फासिज्म एंड डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं उससे कई मेंबर जो है वो अग्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी इससे पूरी तरीके से अग्री करते हैं, और वो भी मोदी और फासिज्म और डिक्टेटरशिप जो है वो उसके अगेंस्ट है। तो आप जो कह रहे हैं उनकी बातों को यहाँ पर हामी भरते हुए जो मेंबर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। सौरभ, शुक्रिया आपका लिखने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। और मैं लौटूंगी अब डॉक्टर सुनीलम आपके पास, और क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश की भी कर रहे हैं और फिर जम्मू जी से मेरा एक और सवाल उनके पास मैं लौटूंगी। सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर सुनीलम कि हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जब जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए,
उसके बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठते रहे कि क्या अब ये मौका, सुनहरा मौका है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए। फिर हमने देखा कि लगातार दोनों उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके दिल्ली दौरे हुए, बहुत सारी खबरें चली और फिर लगा कि शायद उपचुनाव तक उन पर विराम लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो निराधार थी वो तमाम खबरें। अगर इन आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिसकी उम्मीद बीजेपी उनसे कर रही है, तो क्या उनके अस्तित्व, उनके फ्यूचर को लेकर आपको खतरा लगता है या आपको लगता है 2027 तक योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा? लेकिन सवाल तो उनके ऊपर लग गया है। हार्ड हिंदुत्व की वो बात करते हैं, लगातार तमाम जगहों पर घूमकर कटोगे बटोगे तो कटोगे की बात भी वो करते रहे हैं, लेकिन खुद अयोध्या हार जाते हैं तो ये बार बार कहना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर सुनीलम। जी, असल में बाबा संकट में तो पहले से ही है, क्योंकि वो एकमात्र कॉम्पिटिटर दिखलाई पड़ते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को। ये जो पूरा संघ का कल्चर है, इसके अंदर एक लीडर, बाकी सब फॉलोअर। अब इसके अंदर जो है एक और पावर सेंटर के तौर पर, क्योंकि योगी जी उभरे हैं, तो उस सेंटर को खत्म करना जो है वो एक लगातार प्रयास उसका हम देखते जा रहे हैं और उसी प्रयास को बहुत ज्यादा ताकत और दम मिल जाएगी अगर जो इंडिया गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो स्वीप कर लेता है। तो इसलिए स्टेक के ऊपर तो योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी भी है और केवल यहाँ की कुर्सी नहीं है, एक तरीके से यहाँ अगर एलिमिनेट कर देंगे उनको पॉलिटिकली तो वो अपने आप दिल्ली से एलिमिनेट हो जाएंगे। जो दिल्ली की के लिए जो एक बड़े कंटेंडर बन गए हैं, वो जब ये सवाल आता है और ये सवाल तो बार बार अब पूछा ही जा रहा है कि भाई 75 जो वर्ष के होने के बाद में मोदी जी को हटाने की बात चलेगी तो मोदी जी की जगह पर कौन रहेगा, तो फिर उसमें योगी जी की बात आती है। तो यहीं से जब वो हट जाएंगे तो वहां तो उनका मामला बहुत दूर चला जाएगा। तो ये इसीलिए तमाम जो एक मैंने जो पिछली बार कहा था, तमाम सारे सवाल भाजपा के भीतर से विधायकों के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, वो सब सवाल जो है एक तरीके से स्पॉन्सर्ड सवाल हैं। मतलब वो केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, एक बात तो ये। लेकिन मैं दूसरी बात जो जनता के तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी ज्यादा खराब कभी भी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ में वातावरण बनाया जाता है। मैं लगातार चुनाव को देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकारें बनाई हैं, लेकिन हर बार कभी कोई और मुद्दा नहीं रहता। यही होता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। केवल इसी नैरेटिव के ऊपर प्ले करते हैं और इसी को लेकर के जो है जो चुनाव जीता, जब कभी जो है उन्होंने जीता बहन जी ने, और अभी जो है कि भाई ये सबको गुंडों को सबको ठीक कर देंगे। अब ये है कि इनकी गुंडों की इन्होंने बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी है और ऐसे ऐसे भी जिसमें लोग हैं, मतलब अगर देखा जाए तो जितने बड़े इस समय ताकतवर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो सब लोग इन्हीं के द्वारा संरक्षण पाते हैं जो कि जाति विशेष के लोग हैं। लेकिन स्थिति क्या है, संजय यादव को अगर नोएडा के अंदर हत्या की जाती है प्रॉपर्टी डीलर की, उसके बाद फॉर्च्यूनर के साथ ही जला देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। हत्याएं तो सुनी होगी, लेकिन ऐसा करके मतलब जो है जघन्य अपराध जिस तरीके से बहराइच के अंदर हुआ, जिसका जिक्र अभी जो है, अब मेरे को तो लग रहा है कि प्रोफेसर आनंद कहना ज्यादा अच्छा है कि ये जो है इन्होंने जो उसका पूरा विश्लेषण किया, तो बहराइच के अंदर जो है वो 2 घंटे तक पुलिस काम ही नहीं कर रही थी। तो ये तो गुजरात मॉडल का रिप्लिकेशन है। गुजरात के अंदर तो ऐसे ही हुआ था, जब 2000 लोग जो है मारे गए, वहां पर एक किस्म का बड़ा नरसंहार हुआ, उस समय तो ऐसे ही था ना। और इतनी ही बात तो संजय भट्ट ने कह दी ना,
जो वो जेल में पड़े हुए हैं, एक आईपीएस, एक ईमानदार आईपीएस, एक पीपल्स आईपीएस, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसे जो सड़ाया जा जी रहा है वो तो यही था ना कि उसने यही बात कही कि भाई जो है पुलिस को काम नहीं करने दिया गया और इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे। तो वही काम जो है बहराइच में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, भाई बुलडोजर नहीं चलेगा, इसके बावजूद भी आप जाकर के एनकाउंटर भी कर रहे हैं। और जो 123 आरोपी हैं उनमें से 100 को छोड़ के 23 का आपने चुनाव वो आपने चिन्हित कर दिया और आप कह रहे हैं कि इनका अतिक्रमण है और इसलिए जो है इनको आप उनके अभी बुलडोजर चलने वाला है। आप एनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स, मतलब पूरे देश के अंदर या दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ होगा कि मतलब 5,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको गोली मारी गई है, मतलब शुद्ध एनकाउंटर बता के। और यहाँ पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपने देखा होगा, चाहे अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। आप अगर जो है आप बताना क्या चाहते हैं? मतलब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, आप केवल बताना ये चाहते हैं कि आजम खान है ना, जो कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, जो लगातार इतनी बार मंत्री रहे, उनके ऊपर बकरी चोरी के केस लगाएंगे आप। मतलब आप एक साथ 140 केस ठोक देंगे उनके ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म एक ही है केवल कि वो मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ। अब अगर कहीं चिट्ठी बिट्ठी लग करके होता, अगर मोदी जी जो है वो तो डायरेक्ट जो है मतलब क्या कहते हैं उसे, नॉन बायोलॉजिकल है ना, वहां पर कुछ ऐसा। और अभी सीजीआई साहब के बारे में बता ही दिया। तो अगर ये कुछ ऐसा प्रबंध करा दें कि भाई नीचे आने के पहले ऊपर मतलब हो जाए कि कहाँ जाना चाहते हो, हिंदू क्या पैदा होना चाहते हो, मुसलमान क्या पैदा होना चाहते हो, तो फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाने का सिलसिला कुछ वहां पर शुरू हो जाए। अभी तक तो ऐसा है नहीं, जो जहां पैदा हो गया वही उसका धर्म हो गया और उसी के नाम पर आप अगर इस तरीके का काम करते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इस समय उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का अकेला ऐसा इशू है जिसके ऊपर जो है इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो बर्खास्तगी तो वैसे मतलब मैं कह रहा हूं, है ना, लेकिन हम लोग तो 356 के इस्तेमाल के भी खिलाफ हैं। बर्खास्तगी की बहुत दूर की बात है, लेकिन जनता तो बर्खास्त कर सकती है ना। लोकसभा, ये लोकतंत्र में जनता के पास में ही ये अधिकार है कि वो जो है किसी भी पार्टी को बर्खास्त कर दे, बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तरीके का जो अब अलायंस जो हो गया है और मतलब इंडिया जी गठबंधन जिस पावरफुल तरीके से ये लड़ने वाला है, उससे वो रास्ता खुलेगा। थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र के बारे में ये आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए महाराष्ट्र में मामला केवल जी डॉक्टर श्रीराम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, तो उन्होंने जी जो है उन्होंने जो कुछ किया वो जाट नॉन जाट वाला एक पेज फंसाया। यहाँ पर मराठा नॉन मराठा का, नॉन मराठा मतलब ओबीसी का, है ना, यही पेज फंसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो है केवल अकेला काम नहीं करेगा, यहाँ बड़े बड़े सवाल हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरे का पूरा सरकार का एस्टेब्लिशमेंट अगर धारावी से लेकर के तीन तीन बॉम्बे के बड़े बड़े मतलब लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट अगर वो देना चाहते हैं अडानी को, और एक साथ आकर के अगर वहां पर ये कह रहा है जो है इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम आएंगे तो इसको रद्द करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी, मतलब कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए आपको, और फंड जो है इस समय अडानी अंबानी के पास में है। और आप अगर उसके प्रोजेक्ट को आप रद्द करने की बात अगर विकास अघाड़ी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, बहुत हिम्मत के साथ ये बात वो कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे लोग अप्रिशिएट करेंगे। लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि 2.44 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पड़े हुए हैं पद खाली, उनको भरने की जो बात कही है इंडिया गठबंधन ने, लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सबक है। और तीसरी लाडली बहना वाला मामला कि शिंदे जी को लगता है कि भाई लाडली बहना हो गया तो एक तरफा वोट पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ गया था, लेकिन उन्होंने ये भूल जाते हैं कि कर्नाटक के अंदर भी पड़ा था और कर्नाटक के अंदर 2,000 रुपए के ऊपर पड़ा था और वहां पर 2,000 रुपए दिया जा रहा है। और अब जब महाराष्ट्र के अंदर जब मैनिफेस्टो आएगा और उसमें कहेंगे कि हम 2,000 नहीं, शरद पवार जी ने तो हिंट किया कि हम 3,000 तक दे सकते हैं, तो फिर
लोगों के अंदर जो इस समय की जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, कि केवल एक डिवाइड करके, है ना, जिस तरीके का डिवीजन की कोशिश आपने आज ही का हेमंत विश्व शर्मा का आपने देखा होगा कि हेमंत विश्व शर्मा जो भाषण है ना, ये जो आप ये कटेंगे वाला जो सब कुछ चल रहा है योगी जी का, उसमें वो आ गए और उन्होंने कह दिया कि भाई आसाम के अंदर तो जो है वो हो गए 45% हो गए। मैंने चेक किया तो वहां पर 45% नहीं है, वहां पर 40% है मुसलमान। उसमें भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन डरा क्या रहे हैं? डरा ये रहे हैं कि झारखंड भी आसाम बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के मुसलमानों के प्रति नफरत और घृणा फैला करके वोट लेने का जो प्रयास है, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की और जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई, वैसे ही बाबा सिद्दीकी की जो हत्या यहां पर हुई है, तो वो डर पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोग डरने वाले नहीं हैं। जब माहौल बन जाता है तब कोई डरता नहीं है, डरे हुए वो लोग हैं। और जब वो लोग डरे हुए हैं और इसीलिए वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक उन्होंने खड़ा कर दिया वंचित अघाड़ी वाले कुछ लोगों को, कुछ हमारे मित्र भी हैं, है ना, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं राजू शेट्टी और इन्हें मालूम है बच्चू कड़ू और ये सब, इनका भी कुछ वो लोग कुछ चाह रहे हैं कि कुछ इस्तेमाल हो जाए। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि जनता इस तरीके का किसी को भी इस्तेमाल नहीं होने देगी। वोट का बंटवारा न्यूनतम हो, इसका इंतजाम इंडिया गठबंधन ने कर दिया है और इसका लाभ उसको मिलेगा। केवल और केवल 1% का डिफरेंस था लोकसभा के चुनाव के अंदर, है ना। तो मुझे लगता यह है कि वो काफी आगे बढ़ जाएगा। जिस तरीके का कॉम्बिनेशन अब बनाया है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम उसका असर पड़ेगा 3-4% वोट की का असर उसके ऊपर जरूर पड़ेगा, जो ये ब्रॉडेस्ट पॉसिबल है। इसको और भी ब्रॉड करने की कोशिश अभी की जा रही है, और भी तमाम सारे लोग हैं जिनसे बातचीत अभी भी की जा रही है। तो विदाउट से कहते हैं कि कोटा विद इन कोटा जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि उसका नतीजा निकलेगा ब्रॉडेस्ट पॉसिबल अलायंस के साथ में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और यही उसकी सफलता की कुंजी होगी। बिल्कुल। और जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर सुनीलम जो कह रहे हैं उनकी बातों में उनकी भविष्यवाणी में हम कह सकते हैं कि देखिए फाइनल वर्ड तो बुशरा जी, फाइनल वर्ड तो जनता का होता है, और जो जनता करती है हम उसको सम्मान करते हैं। कहा जा सकता है। और ईवीएम की गड़बड़ जो है, ईवीएम की जो गड़बड़ है उसको रोकना भी जिम्मेदारी है, वो भी एक इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ा काम है ना। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 79 सीट्स के ऊपर जिसे कहते हैं ना मिसिंग वोट्स थे वहां पर, और मैंडेट चोरी हो गया था। और मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि हरियाणा के अंदर भी मैं मानता हूं कि मैंडेट चोरी हुआ है, तो अब उस चोरी को भी रोकना वो भी इंडिया गठबंधन का काम है और जनता का काम भी है, और उसके ऊपर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। ऐसी सूचना हमारे साथी जो काम में लगे हैं जो महत्वपूर्ण बात आपने ईवीएम की और इन सब की उठाई है जो कि महत्वपूर्ण है। और सवाल फिर यही हो जाता है जम्मू आनंद जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब बात ये होने लगे कि भाई आप मुद्दे तो उठा रहे हैं, आपने गठबंधन बहुत अच्छा कर लिया, आपस में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, आप छोटी छोटी पार्टियों को भी सम्मिलित कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्टफुली तरीके से आप उनको सीटें भी दे रहे हैं, सब कुछ सारा ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, ये सब कुछ हमने हरियाणा में भी देखा, लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ और हुआ। क्या जो बूथ को जीतेगा वही जीतेगा? क्या बात फिर इसी पर आके अटक जाती है? क्या फिर जो ईवीएम की निगरानी, स्ट्रांग रूम की निगरानी, एक एक वोट की निगरानी, उसकी सेफ्टी जो करेगा वही जीतेगा? क्या बात अब इसी बात पर आके टिक जाती है आखिर में? ये सवाल आपने सही उठाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी एकमात्र बड़ी पार्टी थी, बाकी तो बहुत ही सहयोगी दल थे, उनसे भी समझौता नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति एकदम अलग है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो 3 घटक दल है मुख्य, कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, और इसीलिए इस वक्त इन चुनौतियों का मुकाबला किसी एक पार्टी को नहीं करना है महाराष्ट्र में। इस वक्त महाराष्ट्र में ये तीनों पार्टियां इसका मुकाबला कर रही हैं और बेहतर ढंग से कर रही है, जमीनी स्तर पे कर रही है। इसलिए
जो कुछ हरियाणा में बीजेपी को करना संभव हुआ, महाराष्ट्र में वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चौकन्ना तो रहना ही है। और इसीलिए लोकसभा के चुनाव में 17 नंबर का जो फॉर्म था, इसकी बहुत बड़ी चर्चा कांग्रेस ने करी थी और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आपको तैयार किया था कि भाई वो 17 नंबर और जिस दिन बूथ खुलेगा उस दिन के आंकड़े ये मिलने चाहिए। तो इस मामले में महाराष्ट्र में पार्टियां बहुत ज़्यादा सजग है, बहुत ज़्यादा सजग है। और इसीलिए जी देखो, जब 1500 रुपए बहनों को दिए जा रहे हैं तो बहनें क्या कह रही है कि हमारा लाड़ चुनाव के 2 महीने पहले से आने लगा। तो महाराष्ट्र की बहनें इतनी मासूम बहनें नहीं है। उलट हमारे यहाँ एक किस्सा है, नोट लो चोट दो। ये नागपुर की भाषा में मैंने बोल रहा हूँ कि नोट लो। पहले ये होता था कि पार्टियां नोट बांटती थी, अब प्रस्थापित पार्टियों ने उसको सरकारी तिजोरी पे उसको डाल दिया और सरकारी तिजोरी से अभी जो है बांटना शुरू है। तो लोग पैसे लेंगे, लेकिन ये पैसे से लोग ये भी तो याद करेंगे कि 15 लाख का क्या हुआ। भाई 1500, आप 15 लाख की बात किए और 1500 दे रहे। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता जो है मूर्ख बना देगी लोगों को, ये बैकफायर करेगा। और जी जमीनी हकीकत एकदम अलग है। प्रकाश अंबेडकर जो 2014 से लेकर 19 से लेकर 24 एक्सपोज होते चले गए और सिकुड़ते चले गए। लेकिन अब किसी ने अगर ये कसम ही खा ली हो कि भाई हमको या ना सबक सीखना हो या फिर हमारा जो उद्देश्य है कि बीजेपी को ही मदद करनी हो, तो हम ये मान के चलते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइन है और वो अपनी जी पॉलिटिकल लाइन पे कायम है, लेकिन जनता उनके साथ है। खास करके अम्बेडकरी समाज जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी राजनीति करने वाले नेता, इनमें बहुत बड़ा फासला है। यहाँ समाज स्वतंत्र रूप से पॉलिटिकली सोचता है और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब महाराष्ट्र के अंदर अम्बेडकरी राजनीति करने वाली पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी हो गई, चाहे ठल्ले हो, चाहे जोगेंद्र कवाड़े हो, सुलेखा कुंभारे हो या फिर प्रकाश अंबेडकर हो, जनता नहीं है, अम्बेडकरी जनता इनके साथ नहीं है। तो अम्बेडकरी समाज बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस है। ये एक लीडर ने कह दिया और उस हिसाब से चल दो, ऐसा समाज नहीं है। उनको लगता है कि इस वक्त क्या चुनौतियां हैं। और ये जो जी संविधान वाली जो बात आई है ना, इसके प्रति महाराष्ट्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जो स्थितियां बता रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस प्रकार के गठबंधन, देखिए कल तक गोदी मीडिया, कमर्शियल मीडिया यही कह रहा था ना कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि महाविकास आघाड़ी, देखिए महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां तुल्यबल्य ताकत के हैं, लेकिन महायुति में बीजेपी को छोड़ के बाकी जो 2 दल है वो उतने मजबूत दल नहीं है, उनके कुछ पॉकेट हो सकते हैं। तो महाविकास आघाड़ी में और अन्य दलों को भी अपेक्षा महाविकास आघाड़ी से है, क्योंकि पॉलिटिकली वो महायुति के साथ नहीं जाना चाहते। तो महायुति जो है उनके लिए सीट शेयरिंग आसान था बनस्पत की महाविकास आघाड़ी के। बट अल्टीमेटली व्हाट इज फैक्ट ये है कि महाविकास आघाड़ी ज्यादा बेहतर ढंग से सीट शेयरिंग का जो पूरा होता है उसको रिजॉल्व कर पाई है। हार्डली 5% बचा होगा। बट महायुति वो तो दलदल में फंसी हुई है, ना उनके पास नेता, ना उनके सीट शेयरिंग। और वहां सब ये लगे हैं कि शिंदे अगर थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो अजीत पवार को ज्यादा मौका मिल जाए। उधर बीजेपी को ऐसा लगता है कि शिंदे थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो अजीत पवार के साथ हैंडल करना आसान है। शिंदे अगर कमजोर हो जाए तो बीजेपी के मुख्यमंत्री का बनाना आसान हो जाए। तो ये जो मसला है
वहां ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, देयरफॉर वहां यूनिटी या कंसेंसस मुद्दे पे नहीं बन जी, रहा है। एक तो क्वेश्चन अमित शाह एक ने मेंबर ने आपके लिए दिया है जम्मू जी। रूपम है, उन्होंने एक सवाल यहाँ पर पूछा है। उन्होंने कहा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, where has the unity gone, whether it's the opposition, civil society, the film industry, or students, where why is so that organizations raising a prominent voice or coming out on the streets? तो उनका ये कहना है कि यूनिटी कहाँ गायब है, और जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो स्ट्रीट्स पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की कमी है, आप अगर एक दो लाइन में जवाब दे सकें। See, I could only answer my friend, this unity is not coming from political parties. The unity is coming from the people. So, to save this country, to save this constitution of this country, it is not the only responsibility of the political parties. It is basically people of this country will save this country. People of this country will save this constitution. Therefore, 2024 elections, it was fought between the people and the NDA. India Alliance has come to represent the voice of the people, but the basic fight was of the people with the NDA. And being it's a, of course, the political parties have to come to जी, contest election. So India Alliance was that part. तो आप हिम्मत ना हारे मेरे दोस्त, आप भी जरा सड़क पे उतरो। जी, बिल्कुल, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, जल्दी से सुनीलम जी। जी, मैं केवल इतना ऐड करना चाह रहा हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी का जितना बेहतर इंटरेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, उतना मैं बहुत जिम्मेदारी और इंफॉर्मेशन के आधार पे कह सकता हूं आज तक पूरे देश के किसी भी चुनाव में नहीं हुआ। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग रहती है, संस्थाओं वाले लोग हैं, एनजीओ वाले लोग हैं, कहीं से पैसा आता है, कुछ करते हैं, और एनजीओ के लोगों या जो आंदोलन वाले लोग हैं उनकी राय रहती है, पार्टी वाले लोग हैं ये कमीशन अमीशन खा के सत्ता के अंदर आते जाते रहते हैं। इस बार दोनों ने, जिस कारण से ये इंडिया गठबंधन बना है, वही लोकतंत्र, वही संविधान, इसके चलते सिविल सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी, शिवसेना ने भी, एनसीपी ने मीटिंग्स की हैं, कई राउंड मीटिंग्स हुई हैं, अलग अलग इलाके के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, और उसी का परिणाम ये जो 17C की बात हो रही थी और वीवीपीएटी की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरीके से सिविल सोसाइटी के द्वारा जो है पार्टियों को बार बार कहा जा रहा है। तो एक तो यह है कि सिविल सोसाइटी और इंडिया गठबंधन का काफी इंटरेक्शन है, और जो भाजपा है वो तो सिविल सोसाइटी में भरोसा करती नहीं है, उसकी सिविल सोसाइटी केवल संघ परिवार है, इसके अलावा कोई सिविल सोसाइटी से उसका लेना देना नहीं है। बाकी सबको वो देशद्रोही, माओवादी और जीएन साईं बाबा की कैटेगरी का मानते हैं, जिनकी जगह जेल में है और जो मरमरा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक जहां तक जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि जनता पिछले दिनों में जितनी सड़क पर आई, जो 380 दिन का जो किसानों का आंदोलन चला, या इस समय जो देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इश्यूज के ऊपर जो पूरे आंदोलन चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले से बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। लेकिन आजादी के अंदर कितने लोग सड़कों के ऊपर थे, मुझे लगता है कि आज की तारीख में उससे ज्यादा लोग सड़कों के ऊपर हैं। अंग्रेज जितना डराते थे उससे ज्यादा मोदी सरकार डराती है, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है। और जो सामने आता है उस पे मुकदमे और उसको जेल और उसको सजा और उसको मौत, ये सब सामने खड़ा रहता है। तो ये सब जो आपके दर्शक हैं, ये इन सब बातों के ऊपर जरूर विचार करेंगे, इसके बाद में राय बनाएंगे, जितने लोग लड़ रहे हैं उनके साथ में वो खड़े हों तो अच्छा है। बहुत आपका शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अवेयर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, बहुत अवेयर दर्शक हैं, और बहुत बारीकी से एक-एक चीज़ को देखते, सुनते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी अपनी राय रखने के लिए, और शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का भी राय रखने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए, सुनीलम जी और जम्मू आनंद जी, आप दोनों का, और दर्शकों का भी शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में, और तमाम हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।